नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएम पीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में जो हम ज्योग्राफिकल थॉट की सीरीज चला रहे हैं उसमें हमने देखा था आस्कर पेशेल और रिश्तोफिन के बारे में। उनके सिद्धांत, उनकी पुस्तकें और उनकी विचारधाराओं पर हमने चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भूगोलवेत्ता जो जर्मन विद्वान हैं, उनका नाम है फ्रेडरिक रैटजेल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस चित्र में आप रैटजेल जी का चित्र देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, सबसे पहले तो रैटजेल जी का जो जन्म जन्म है वो 1844 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1904 में हुई थी। यानी वो कितने वर्ष जिए? 60 वर्ष तक वो जिंदा रहे। ठीक है, और आपको तो पता है कि जर्मनी के थे। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने क्रम आपको दिया था जो जर्मन विद्वानों का है, वो क्रम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है। रैटजेल प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भौगोलिक अध्ययन में मानव को स्थायी और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया था। ये आपको याद रखना है। वैसे चर्चा तो कई सारे विद्वान कर रहे थे कि भूगोल में या भौगोलिक अध्ययन में मानव पक्ष को भी शामिल किया जाए, लेकिन वैज्ञानिक रूप से सबसे स्थायी और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया रैटजेल महोदय ने। ठीक है, उन्होंने मानव भूगोल को एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित किया, इसलिए रैटजेल को मानव भूगोल का जनक यानी फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में जाना जाता है। ये फैक्ट आप दोस्तों याद रखेंगे कि मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो रैटजेल को कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने मानव को स्थायी और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया था भौगोलिक अध्ययन में। ठीक है, तो इस याद रखेंगे आप। जीवन परिचय की बात कर लेते हैं हम इनके। फ्रेडरिक रैटजेल का जन्म 1844 में जर्मनी के कार्लसरूह नामक स्थान पर एक साधारण परिवार में हुआ था। यानी मिडिल क्लास में हुआ था इनका जन्म कार्लसरूह शहर में। ठीक है, रैटजेल ने हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय, जेना विश्वविद्यालय और बर्लिन प्रवासियों की जीवन शैली के अध्ययन में तत्पर हो गए थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने हंगरी और ट्रांसिल्वेनिया की यात्रा भी की थी। दोस्तों, जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको एटलस खोल के हमेशा रखना चाहिए और जो स्थान है उसमें बताए जा रहे हैं आपको एटलस पे भी लोकेट कर लेना चाहिए। जैसे इसमें नाम आया हंगरी का और ट्रांसिल्वेनिया का, तो इन दोनों देशों को आपको देखना चाहिए और इनकी राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने 1872 में को पार करके, ठीक है, यह गलत टाइप हुआ है, इटली की भी यात्रा की थी उन्होंने। रैटजेल ने 1874-75 में संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की यात्रा भी की थी। वहाँ उन्होंने रेड इंडियन, निग्रो और चीनी आदि मानव वर्गों के आवासीय, आर्थिक और सामाजिक दशाओं का अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं बता दूँ आपको कि जो रेड इंडियन जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेग्रो कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में अपना क्षेत्र अध्ययन पूरा करके वे 1875 में जर्मनी लौट आए। 1876 से रैटजेल म्यूनिख के एक तकनीकी संस्थान में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। ठीक है, जर्मनी में एक स्थान है म्यूनिक, वहाँ तकनीकी संस्थान में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी, भूविज्ञान यानी जियोलॉजी और तुलनात्मक शरीर विज्ञान यानी कंपैरेटिव एनाटॉमी उसके प्रमुख विषय थे। आगे देखते हैं। उन्होंने भौतिक विज्ञानों के साथ ही इतिहास, मानव विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान में भी शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, 1870 में फ्रांस और प्रसा का युद्ध हो गया। ठीक है, फ्रांस और प्रसा यानी कि पर्शियन, यानी कि जो ईरान और इराक वाला एरिया है, इसमें युद्ध हो गया। आरंभ होने पर देशभक्ति से प्रेरित होकर रैटजेल प्रसा की
सेना में भर्ती हो गए और युद्ध में 2 बार घायल भी हुए थे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके 5 वर्ष बाद यानी 1880 में उनकी नियुक्ति भूगोल के प्रोफेसर के रूप में म्यूनिख विश्वविद्यालय में हो गई। म्यूनिख में जो एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भूगोल के प्रोफेसर वो बनाए गए। 1886 में रैडजेल ने म्यूनिख छोड़कर लीपजिंग विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग के प्रोफेसर पद का कार्यभार संभाल लिया। ठीक है, 1880 में वो म्यूनिख के बनाए गए भूगोल के प्रोफेसर और लीपजिंग विश्वविद्यालय में वो 1886 में बना दिए गए और वहीं पर वह मृत्यु पर्यंत कार्यरत रहे। मृत्यु आपको पता है कि 1904 में हुई थी और जन्म 1844 में हुआ था, यानी 60 वर्ष जिंदा रहे थे ये। इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। कैस्पर्सन एक विद्वान हैं, उनके अनुसार रैडजेल ने 24 पुस्तकें लिखी, 544 से अधिक लेख लिखे, 600 से अधिक पुस्तकों की समीक्षा की और 144 लघु जीवन वृत्तांत भी लिखा था उन्होंने 1240 तथ्यों की संदर्भ ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी भी तैयार की थी। ठीक है, अब देख लेते हैं उनकी कुछ पुस्तकें भी। पहली पुस्तक है डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की समालोचना 1869 में। भूमध्य सागरीय तट के जीव 1870 में आई। एक प्रकृति विज्ञानी की यात्राएं 1872 में। चीनी उत्प्रवास यानी चाइनीज इमिग्रेशन 1886। उत्तरी अमेरिका का भौतिक और सांस्कृतिक भूगोल प्रथम खंड 1878 में और द्वितीय खंड प्रकाशित हुआ। मानव जाति का इतिहास यानी वोल्कर कुंडे 3 खंडों में आई 1885, 86 और 88 में। मानव भूगोल, ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है इनकी। एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसको हिंदी में हम मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, ये 2 खंडों में लिखी गई थी। प्रथम खंड 1882 में आया था और द्वितीय खंड 1891 यानी 9 वर्ष बाद आया था। तो ये दोस्तों पुस्तक आपको याद रखनी है। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी? रैडजेल ने, और इसका अर्थ होता है मानव भूगोल, इसीलिए इन्हें मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का राजनीतिक भूगोल 1893 में लिखा। इसके बाद दोस्तों उनकी दूसरी पुस्तक सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ये भी 2 खंडों में आई थी 1897 और 1903 में, इसीलिए इन्हें राजनीतिक भूगोल का पिता भी माना जाता है। यानी मानव भूगोल का पिता रैडजेल, राजनीतिक भूगोल का पिता रैडजेल। ठीक है, जर्मनी का प्रादेशिक भूगोल, पृथ्वी और जीवन का एक तुलनात्मक अध्ययन, राज्य और व्यापार और युद्ध का भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल ये रैडजेल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित ग्रंथ है जो 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। कब कब? 1882 में और 1991 में, 1891 में, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो जो ये 2 खंड हैं, तो प्रथम खंड में ऐतिहासिक अध्ययन में भौगोलिक सिद्धांतों का प्रयोग का प्रकाशन 1882 में हुआ था। इसमें डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से मिलता जुलता विचार व्यक्त किया गया और विभिन्न प्रदेशों के मानव समाजों के इतिहास पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव की व्याख्या की गई थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रैडजेल को प्रथम खंड में नियतिवादी दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव की व्याख्या की गई है मानव समाजों पर। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें इतिहास पर भूगोल के प्रभाव यानी इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री को दर्शाया गया है। द्वितीय खंड में मानव जाति का भौगोलिक वितरण 1891 में प्रकाशित हुआ, जिसमें सांस्कृतिक, पर्यावरण, अधिवास, जनसंख्या प्रवास, सांस्कृतिक लक्षणों के विचरण यानी डिफ्यूजन ऑफ कल्चरल स्टेट्स आदि का भौगोलिक वर्णन किया गया। यानी प्रथम खंड में उन्होंने प्रकृति को सुप्रीम माना, तो दूसरे खंडों में उन्होंने मानव की भी चर्चा की। ठीक है, इसके बाद है राजनीतिक भूगोल। प्रथम खंड 1897 में और द्वितीय खंड 1903 में आया। इसमें उन्होंने ये विचार प्रतिपादित किया कि राज्य अपने भौगोलिक क्षेत्र से अन्योन्याश्रित रूप से संयुक्त जैविक इकाई है और अन्य जैविक इकाइयों की भांति राज्य भी क्रमिक विकास की चक्रीय प्रक्रिया का अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, इसको सामान्य शब्दों में कहें तो मान लीजिए राज्य पहले इतना होता है। ठीक है, चूँकि हम राज्य को क्या मानते हैं? जीव मानते हैं। तो जीव को आपका पता है कि जीव का पहले जन्म होता है,
फिर वो अपना विकास करता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार इन्होंने राज्य को भी माना है कि राज्य का भी पहले जन्म होता है, फिर इसके बाद इसका राज्य का विकास होता है और फिर पूर्णतः ये समाप्त होने लगता है धीरे धीरे। तो इसी को इस सेंटेंस में व्याख्यायित किया गया है। ठीक है, आगे चलकर ये विचार जर्मन भू राजनीति की लेबेंसराम यानी रहने योग्य स्थान संकल्पना का मूल आधार बन गया। दोस्तों आपको याद रखना है कि लेबेंसराम शब्द किसने दिया था, तो रैडजेल ने, जिसका अर्थ है रहने योग्य स्थान। रैडजेल की विचारधारा, रैडजेल विश्व के प्रथम पूर्ण मानव भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, विश्व के प्रथम पूर्ण मानव भूगोलवेत्ता कौन थे, रैडजेल। इसीलिए इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक लिखी थी जिसका अर्थ है मानव भूगोल, इसीलिए इन्हें मानव भूगोल का पिता माना जाता है। ठीक है, रैडजेल की प्रमुख विचारधाराओं पर बात कर लेते हैं हम। नियतिवादी, नियतिवाद या पर्यावरण नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म और एनवायरमेंटल, यहाँ पे एल होगा, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। रैडजेल ने मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों में पर्यावरण के प्रभावों को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। हमने दोस्तों आपको बताया था कि मानव और पर्यावरण के जब संबंधों की बात की जाती है तो 4 विचारधाराएं निकल के आती हैं। ठीक है, पहला आपका डिटर्मिनिज्म, दूसरा यानी कि नियतिवाद, दूसरा है आपका पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद, तीसरा है आपका न्यू डिटर्मिनिज्म यानी नवनियतिवाद, चौथा है आपका प्रोबेबिलिज्म यानी कि संभाव्यवाद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो रैडजेल किस विचारधारा के पोषक थे, डिटर्मिनिज्म के। ठीक है, इन्होंने अपने मानव भूगोल यानी एंथ्रोपोजियोग्राफी के प्रथम खंड में डार्विन के विकासवाद की पुष्टि की थी और यह मत व्यक्त किया था कि भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार ही मानव समाजों के इतिहास का निर्माण हुआ है। इसलिए रैडजेल को नियतिवाद का प्रतिपादक माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि डिटर्मिनिज्म या नियतिवाद या पर्यावरण नियतिवाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है, तो रैडजेल को माना जाता है। ये पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्यों माना जाता है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि मनुष्य के रहन सहन, उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्रियाएं, सांस्कृतिक आदि भौतिक पर्यावरण के अनुसार ही निर्धारित होते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें नियतिवाद का पिता माना जाता है। पार्थिव एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, इसके बारे में दोस्तों आपको बताया है हमने कई बार कि पार्थिव एकता के सिद्धांत के अनुसार जो सभी तत्व हैं इस ब्रह्मांड में या पूरी पृथ्वी पर वो स्वतंत्र नहीं हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं। ठीक है, तो ये है आपका पार्थिव एकता का सिद्धांत। वे संपूर्ण विश्व को उसके व्यक्तिगत तत्वों के रूप में नहीं बल्कि सभी तत्वों को समष्टि के रूप में देखते थे, यानी कि वह स्वतंत्र नहीं मानते थे। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति के सभी तत्व परस्पर संबंधित होते हैं और कोई भी भूदृश्य इन तत्वों के मिले जुले स्वरूप का ही प्रमाण होता है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए कि अगर कहीं पे पर्वत बना है तो इसके लिए एक ही तत्व जिम्मेदार नहीं है, पर्वत के निर्माण के लिए बहुत सारे तत्व जिम्मेदार हैं, तब ये भूदृश्य निर्मित हुआ है। ठीक है, इसके बाद है राज्य का जैविक सिद्धांत यानी कि ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। रैडजेल ने अपने राजनीतिक भूगोल नामक ग्रंथ में राज्य को एक जैविक सिद्धांत का समर्थन किया। ये भी दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि राज्य का जैविक सिद्धांत किसने दिया था, तो रैडजेल ने। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट यानी कि राज्य का जैविक सिद्धांत रैडजेल ने ही दिया था। उन्होंने राज्य को एक जैविक इकाई माना, जो अभी हमने आपको ऊपर बताया है वही चीज़। उनके मतानुसार अन्य जैविक इकाइयों की भांति राज्य के लिए भी आवश्यक है कि वह सतत प्रगतिशील बना रहे, क्योंकि ठहराव प्रकृति के नियम के विपरीत है और मृत्यु का पर्याय है। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई राज्य या देश बना है तो उसको अपना विस्तार करते रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि पहले अगर इतना है तो फिर वो विस्तार करना चाहिए। तो जब विस्तार करेगा तो जाहिर सी बात है कि देश अगर कोई विस्तार करेगा तो उसे आसपास के देशों पर युद्ध करना पड़ेगा और वहाँ की भूमि को हड़पना पड़ेगा, तभी वो अपना विकास कर सकता है। ठीक है, तो ये उसका जैविक सिद्धांत था। अन्य जैविक इकाइयों की भांति स्वायत्त राजनीतिक इकाइयाँ भी आत्मरक्षा के निरंतर संघर्ष में संलग्न रहती हैं। इसी के आधार पर उन्होंने रहने को स्थान
या शरण स्थल यानी लेबेंसराम या लिविंग स्पेस की संकल्पना का विकास किया था। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि रहने योग्य स्थान या शरण स्थल, लेबेंसराम या लिविंग स्पेस की संकल्पना किसने दी थी? तो रैडजेल ने। ठीक है, आगे है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी सर्वोत्तम की उत्तरजीविता शब्द एच स्पेंसर ने 1876 में दिया था। ये भी दोस्तों आपसे पूछा जाता है, ये भी याद रखेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी सर्वोत्तम की उत्तरजीविता शब्द किसने दिया था? तो दिया था आपके एच स्पेंसर ने 1876 में। ठीक है, इसके अनुसार इसका अर्थ क्या है कि अधिक शक्ति संपन्न राज्यों द्वारा अपने निर्बल पड़ोसी राज्यों की भूमि पर अधिकार कर लेना प्रकृति के अनुकूल विकास प्रक्रिया है और इसमें किसी प्रकार की अनैतिकता नहीं है। ठीक है, और अगर हम सर्वोत्तम की उत्तरजीविता सिद्धांत की बात करें तो ये कहता है कि प्रकृति में वही जीव जीवित रह सकता है जो सर्वोत्तम है। ठीक है, जो सर्वोत्तम है यानी कि जो स्ट्रांग है। अगर जो कमज़ोर है जीव, वो या तो प्रकृति उसे मार देगी या तो उसके साथी संगाती उसे मार देंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को लागू किया था रैडजेल ने, जो यहाँ पर आपको बताया गया है कि रैडजेल ने फिर बताया था कि शक्ति संपन्न जो राज्य हैं उनको अपने निर्बल पड़ोसी राज्य की भूमि पर अधिकार कर लेना प्रकृति के अनुकूल विकास प्रक्रिया है। क्योंकि जैसा बताया कि जीव भी जिंदा रहने के लिए सर्वोत्तम का सिद्धांत अपनाते हैं। ठीक है, तो इसी को उन्होंने राज्यों पर भी लागू किया था। इस प्रकार लेबेंसराम, यहाँ दोस्तों टाइप गलत हुआ है, लेबेंसराम की संकल्पना भू राजनीति की प्रमुख संकल्पना बन गई जिसका प्रयोग आगे चलकर हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध काल में किया था। ठीक है, यानी कि हिटलर ने जो रैडजेल ने सिद्धांत दिया था लेबेंसराम का, उसी को लागू किया हिटलर ने, जिससे आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। क्योंकि हिटलर ने भी अपने पड़ोसी राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया था, जिससे युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना यानी कि कंसेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप। यहाँ पर मैं दोस्तों बता दूँ कि जब प्रकृति और मानव का संपर्क होता है तो मानव प्रकृति के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करता है और इससे जिस भूदृश्य का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं कल्चरल लैंडस्केप। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखते हैं, रैडजेल प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना को स्पष्ट वैचारिक आधार प्रदान किया। ठीक है, वे सांस्कृतिक भूदृश्य को ऐतिहासिक भूदृश्य कहते थे। उनके अनुसार यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो सांस्कृतिक भूदृश्य क्षेत्र विशेष में मानव बसाव की ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया का ही प्रतिफल होता है। ठीक है, सर्वप्रथम उन्होंने ही मानवीय पक्ष के भौगोलिक अध्ययन के लिए एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है, शब्द का प्रयोग किया या पुस्तक लिखी थी, ये पुस्तक ही थी जो निगनात्मक विधि पर आधारित थी। ठीक है, निगनात्मक विधि पर आधारित थी। ठीक है, निगनात्मक का अर्थ होता है दोस्तों कि पहले कोई सिद्धांत दिया होता है और उसको फिर सिद्ध करना होता है कि वो सही है कि गलत है। जैसे मैथ में भी आपने पढ़ा होगा कि जो सवाल आते हैं वो सिद्ध करने के लिए आते हैं, वो किस विधि में होते हैं? निगनात्मक विधि में ही होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने निगनात्मक विधि में ही एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द दिया था। ठीक है दोस्तों, नोट करके यहाँ पे लिखा गया है जो पहले भी बताया जा चुका आपका कि जो कॉस्मॉस पुस्तक है वो आपको पता है हेम्बोल्ट की है, जो 5 खंडों में आई थी। किस विधि पर आधारित थी? क्रमबद्ध विधि पर। जो अर्धकुंडे है वो रिटर की है, 19 खंड में आई थी, जो कि प्रादेशिक विधि पर आधारित थी। इसलिए रिटर को प्रादेशिक भूगोल का जनक और हेम्बोल्ट को क्रमबद्ध भूगोल का जनक माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, रैडजेल ने भूगोल में प्रादेशिक अध्ययन पर कम ध्यान दिया और क्रमबद्ध अध्ययन को रोचक बनाने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान किया था। यानी कि रैडजेल किस विधि के समर्थक थे? क्रमबद्ध भूगोल, क्रमबद्ध अध्ययन की। ठीक है, अन्य प्रमुख तथ्य हैं दोस्तों जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो हमने आज तक कलेक्ट किया है वो हम आपको दे रहे हैं। इसके बाद जो एग्ज़ाम होते रहते हैं, अगर आपको कहीं रैडजेल से संबंधित कोई भी सूचना मिलती है, कोई तथ्य मिलता है, तो आपको इसी
पीडीएफ के नीचे, यानी कि जहाँ पे आप नोट्स बना रहे होंगे यहीं पर आपको नोट डाउन करना है। यानी कि पहले की जानकारी भी आपको होनी चाहिए और जो नए तथ्य आपको मिलेंगे आपके यहीं पर नोट डाउन होंगे, जिससे नए तथ्यों के बारे में आपको जानकारी रहेगी। तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन जो आएगा उसे हल कर ले जाएंगे। ठीक है। रैटजेल को राजनीतिक भूगोल का पिता और मानव भूगोल का पिता माना जाता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल ज्योग्राफी उन्होंने लिखी थी और एंथ्रोपोज्योग्राफी भी लिखी थी। मानव एवं उसके विकास के लिए उन्होंने 3 कारणों को जिम्मेदार माना। लेज यानी सिचुएशन, राम यानी RAUM यानी स्पेस, और रहमन यानी कि लिमिट्स। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है कि मानव और उसके विकास के लिए रैटजेल ने जो 3 कारणों को लिया था उनमें से कौन सा नहीं है। तो 3 विकल्प आपके ये होंगे, चौथा विकल्प जो होगा वो गलत होगा, तो इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है। उन्होंने लेज को लिया, राम को लिया, रहमन के लिया, तो ये भी आपको याद रखना है। रैटजेल पर डार्विन के इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति का प्रभाव था। यानी रैटजेल किससे प्रभावित थे? डार्विन से प्रभावित थे। दोस्तों हम डार्विन के बारे में भी एक अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए। ठीक है। तो उसमें जो डार्विन महोदय ने प्रमुख कार्य किए हैं वो भी आपको जानकारी हो जाएगी। इन्होंने मानव पर्यावरण उपागम दिया, ये भी आपको याद रखना है। इनका कथन दोस्तों पूछा जाता है कि सामान्य अवस्थितियाँ सामान्य जीवन पद्धति में में नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे की होगा। ठीक है। सामान्य अवस्थितियाँ सामान्य जीवन पद्धति की ओर जाती हैं। इसके अलावा ये नियतिवाद, पर्यावरणवाद, पारिस्थितिक निश्चयवाद, सामाजिक निश्चयवाद के जनक कहलाते हैं। तो ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे कि इन्हें किनका जनक माना जाता है? नियतिवाद का, पर्यावरणवाद का, पारिस्थितिक निश्चयवाद का, सामाजिक निश्चयवाद के जनक माने जाते हैं। साथ ही साथ इन्हें मानव भूगोल का जनक, राजनैतिक भूगोल का जनक भी माना जाता है। लेकिन प्राचीन समय में अगर आपसे कोई पूछता है कि इन सभी के जनक कौन हैं, बेसिकली नियतिवाद के जनक कौन हैं, तो वो हैं आपके हिप्पोक्रेटस। तो ये भी दोस्तों पूछा गया, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद उन्होंने जैविक राज्य का सिद्धांत दिया, ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी भी दी उन्होंने, तो ये भी आप याद रखेंगे कि ठीक है। इन्होंने राज्य को जीव माना है और विकास उसका नियम बताया है। ठीक है। यानी कि जीव का जैसे जन्म होता है, फिर विकास होता है, फिर मृत्यु होती है, उसी प्रकार इन्होंने राज्य को भी माना है कि राज्य का पहले जन्म होता है, फिर उसका विकास होता है, फिर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो इन्होंने राज्य को जीव माना है और विकास इसका नियम माना है। तो आपसे पूछा जाता है कि राज्य को जीव और विकास उसका नियम किसने माना है, तो आपका आंसर होगा रैटजेल। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो दोस्तों आपको एग्जामों में पूछी जाती रही हैं। इनके बारे में दोस्तों बताया आपको कि जो पुस्तकें पूछी गई हैं उनके लिए अलग से आपको पेज बना लेना चाहिए, और जो भी बुकें आप उसे पूछी जाती रहती हैं उनको आपको वहीं पे नोट डाउन करते रहना चाहिए और बार बार आपको रिवाइज करना चाहिए। पहली बुक है मैन एंड हैबिटाट। ठीक है। इसी से मिलती जुलती दोस्तों एक पुस्तक है मैन एंड नेचर। ये किसकी पुस्तक है? JP मार्श की है। तो ये आपको याद रखना है कि मैन एंड हैबिटाट रैटजेल की है, लेकिन मैन एंड नेचर JP मार्श की है। एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफी टू हिस्ट्री, ये भी पुस्तक पूछी गई है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखेंगे। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ये भी रैटजेल की है। ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी और जीवन, ये भी रैटजेल की पुस्तक है, यानी कि अर्थ एंड लाइफ रैटजेल की है। राज्यों के क्षेत्रीय विकास का सिद्धांत दिया इन्होंने, लॉ ऑफ टेरिटोरियल ग्रोथ ऑफ स्टेट, ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। यानी राज्यों के क्षेत्रीय विकास का सिद्धांत किसने दिया? रैटजेल ने। ठीक है। द लॉ ऑफ स्पेशियल ग्रोथ ऑफ स्टेट, ये पुस्तक किसने लिखी थी? रैटजेल ने। ठीक है। यानी कि द लॉ ऑफ स्पेशियल ग्रोथ ऑफ स्टेट पुस्तक में इन्होंने राज्यों के क्षेत्रीय विकास का सिद्धांत दिया। इनका कथन ये भी पूछा जाता है कि राज्य थल से संलग्न जीव है। क्या बताया इन्होंने? कि राज्य थल से संलग्न जीव है। ठीक है। तो ये कथन भी आपसे पूछा जाता है। भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान और मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के उद्देश्य से उन्होंने 6 सिद्धांत दिए। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भूगोल में
यानी कि उनका मानना था कि भूगोल केवल प्रकृति विज्ञान नहीं है, मानव विज्ञान भी है। इसलिए उन्होंने इसको स्थान देने के लिए 6 सिद्धांत दिए। पहला आखेट व मत्स्य क्रिया, दूसरा हल संस्कृति, ठीक है। तीसरा है आपका शस्य, हल एवं कृषि। चौथा है मिश्रित कृषि और पशुपालन। पाँचवा है पशुपालन स्वतंत्र रूप में। छठवां है आपका बागवानी। ये आपके 6 सिद्धांत हैं। इनका दोस्तों क्रम आपको याद रखना है कभी, क्योंकि अगर कभी भी प्रश्न बनता है तो क्रम से ही बनेगा आपसे, तो ये भी आपको क्रम याद रखना होगा, ठीक है। इन्होंने राज्य एवं जीव का समाजवादी सिद्धांत दिया, तो ये भी आपको याद रखना है कि राज्य एवं जीव का समाजवादी सिद्धांत किसने दिया था, तो रैटजेल ने दिया था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। आज हमने रैटजेल के बारे में विस्तृत चर्चा की है, उनकी पुस्तकों के बारे में बताया, विचारधारा बताई उनके द्वारा किए गए सिद्धांत, जो दिए गए सिद्धांत उनके बारे में बताया, और प्रमुख तथ्य के रूप में हमने आपको बताया जो प्रमुख एग्जामों में पूछे गए आपसे प्रश्न हैं, उनको भी हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जर्मन भूगोलवेत्ताओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जय हिंद दोस्तों।